गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेकंड चैप्टर में भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों की तुलना की चर्चा हम करेंगे। इससे पहले हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था और सकल घरेलू उत्पाद के बारे में पढ़ा, अंतिम वस्तुओं और उपभोग की वस्तुएं थी उसके बारे में पढ़ा था। इसके साथ साथ जो क्षेत्रों के अंदर ऐतिहासिक जो परिवर्तन हुआ था उसकी चर्चा भी हमने की थी। आज हम बात करते हैं क्षेत्रकों की तुलना। अब जहां पे हमने सबसे पहले हम कुछ आंकड़े लेते हैं जिसमें जो तीनों क्षेत्रों की तुलना को दर्शाता है, जो विभिन्न प्रकार के उत्पादों और वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है तीनों क्षेत्रों में। तो 1973-74 के आंकड़े से लेकर 2013-14 इन दो आंकड़ों में जो भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, तीनों क्षेत्रों में कुछ जो सारणी दी है यानी जो डाटा पेश किए गए हैं उसके अंदर जो आंकड़े हैं वो क्या है, एक प्रकार से तुलनीय है, यानी प्रमाणित जो आंकड़े होते हैं इन प्रामाणिक आंकड़ों में यदि हम इस दौरान जो कुल 40 वर्षों में यानी बिटवीन 1973-4 एंड 2013-14, बिटवीन 14 years, थर्ड सेक्टर, फर्स्ट सेक्टर एंड सेकंड सेक्टर, टोटल जो प्रोडक्शन होता है उसका क्या होता है, इंक्रीज होता है। 1973-74 की बजाय 2013-14 का जो आंकड़ा है उसमें काफी जो है इंक्रीज हुआ है। यदि हम यहाँ पे 1973-4 की बात करें और तो उसके अंदर सबसे जो प्रभावित था वो था प्राथमिक सेक्टर, यानी प्राथमिक सेक्टर के अंदर जो है उत्पादन वो ज्यादा हुआ था। उसके बाद में सेकंड और फिर था थर्ड सेक्टर। लेकिन यहीं पे हम 40 वर्षों के दौरान 2013-14 की यदि हम बात करें तो सभी क्षेत्रों में उत्पादन में जो है वृद्धि देखने को मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है आंकड़े हैं वो किस में है, 2013-14 का जो आंकड़ा है उसके अंदर जो थर्ड सेक्टर है यानी जो तृतीय क्षेत्र है, तृतीय जो क्षेत्र है उसके अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है, यानी सेवाओं का जो उत्पादन है वो तृतीय क्षेत्र के अंदर हुआ है। किसी भी देश में अनेक सेवाओं, जैसे हॉस्पिटल की बात करें, इसके साथ साथ अनेक प्रकार की शैक्षिक संस्थाएं होती है, संचार, डाक तार, बैंकिंग, परिवहन, बीमा कंपनी, इन सभी सेक्टरों के अंदर जो है सबसे ज्यादा जो है वृद्धि देखने को मिली। और ये जो क्षेत्र हैं वो किस के अंतर्गत आते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसी भी विकासशील देश में जो इन सेवाओं के प्रबंधन में जो जिम्मेदारी है वो मुख्य रूप से कौन उठाता है, सरकार का काम होता है इन पर जो है जिम्मेदारी उठाना या इनका विकास करना, इनका निर्माण करना। द्वितीय जो क्षेत्र है वो कृषि और उद्योग के विकास से ही, परिवहन के माध्यम से ही
परिवहन के माध्यम से ही, जो हमने जो पीछे चर्चा की थी, जो प्राथमिक और द्वितीय जो सेक्टर है उसको जोड़ने का जो काम है वो परिवहन के माध्यम से थर्ड जो सेक्टर है वो हमारा करता है। इसके साथ साथ जितने ज्यादा तीसरे सेक्टर के अंदर जो वृद्धि होगी उतना ही ज्यादा जो है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में भी उत्पादन ज्यादा होगा और इस क्षेत्र के अंदर विकास उतना ही अधिक गति से होगा। ऐसी सेवाओं की जो है मांग है वो लगातार क्या है, अधिक होती रहती है। तृतीय क्षेत्र में हमेशा क्या है, आय बढ़ती है, आय बढ़ती है। कुछ लोग अन्य प्रकार की जो सेवाएं हैं, जैसे रेस्तरां की हम बात करें, विभिन्न प्रकार के जो होटल होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, पर्यटक स्थल होते हैं, सार्वजनिक स्थानों की यदि हम बात करें, निजी हॉस्पिटल की बात करें, निजी अस्पताल है, रेस्तरां है और इसके साथ साथ शॉपिंग मॉल है, ये भी हमें क्या है, विभिन्न प्रकार की जो है सेवाएं प्रदान करते हैं और व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की जो मांग है वो लगातार बढ़ती जाती है और इसमें जो काफी मात्रा में परिवर्तन भी आता है। कुछ वर्षों की यदि हम बात करें तो सूचना और संचार, सूचना एवं जो संचार है उसमें बहुत से उद्योग है, उसमें क्या है, नवीन सेवाएं यानी नए प्रकार की जो है सेवाओं का जो है निर्माण इस क्षेत्र के दौरान हुआ है। इन सेवाओं के उत्पादन में है लगातार क्या है, वृद्धि हो रही है। अतः सेवा क्षेत्र क्या है, सभी क्षेत्र जो सेवाओं में समान रूप से लगातार वृद्धि कर रहा है। भारत में सेवा क्षेत्र जो है वो कई तरह से लोगों को नियोजित करता है, यानी कई प्रकार की आय उसमें बढ़ाता है। इसके साथ साथ उन सेवाओं की संख्या जो है सीमित है, जिसमें मुख्य रूप से कुशल तकनीक और शिक्षित श्रमिकों को जो है रोजगार मिलता है। इसके साथ साथ बहुत अधिक संख्या में लोग जो है वो छोटी छोटी दुकानों में परिवहन का काम करते हैं, मरम्मत कार्यों में लगे हुए हैं, यानी निर्माण कार्य में लगे हैं, जो किसी भी प्रकार की सड़क का निर्माण कर लें, इमारतों का निर्माण कर लें, ये सभी क्या है, इमारतें बनाना, ये सभी क्या होते हैं, निर्माण के कार्य में आता है। तो इन कार्यों में जो लगे हुए जो लोग होते हैं वो भी क्या है, अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। अब इसके बाद में आता है भी जो जो प्राथमिक सेक्टर है, द्वितीय सेक्टर और जो तृतीय सेक्टर है, इसमें लोग जो है वो कौन से जो क्षेत्र है, किस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा जो है निवेश करते हैं। किस क्षेत्र में जो है निवेश किया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं निवेश की। भी निवेश क्या होता है, क्या है, किसी भी परिसंपत्ति पर लाभ के उद्देश्य से, लाभ के लिए किया गया व्यय जो होता है या फिर जो खर्च हम करते हैं, जैसे भूमि पर खर्च किया, विभिन्न प्रकार के हमने प्लाट खरीदे, दुकान बनाई, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के उद्योगों का निर्माण किया, तो जितनी भी प्रकार की हमारी जो संपत्तियां होती है, किसी भी चीज को खरीदने के लिए जो व्यय किया जाता है या जो खर्च किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, निवेश कहा जाता है। अब तीनों ही क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पादन के अंदर जो है तीनों ही क्षेत्र जो है अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कल हमने इसमें चर्चा की थी भी, सकल घरेलू उत्पाद जो है वो क्या होता है, तो क्या है, किसी भी एक अधिवर्ष के यानी विशेष वर्ष के दौरान जो कुल किसी भी देश के जो नागरिक होते हैं उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के जो अंतिम मूल्य होता है उसको क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है।
यानी विभिन्न साधनों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है, कुल मूल्य जो होता है, उसको क्या बोला जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब 1978 और 1978 और इसके बाद में 2017-18 की यदि हम बात करें, इसके अंदर तीनों क्षेत्रों में रोजगार की जो हिस्सेदारी है, इसमें दो मुख्य रूप से जो चार्ट दिए गए हैं, उसमें 1973-74 के अंदर प्राथमिक जो सेक्टर था वो सबसे ज्यादा पनपा था। उसके बाद में जो द्वितीय सेक्टर है वो कम रहा है और तृतीय सेक्टर जो है काफी अधिक रहा है। लेकिन सबसे अहम पहलू है वो कितना बड़ा है। जो 50% जो हमारा सेक्टर है वो 1978 के दौरान 1978 के दौरान जो प्रथम सेक्टर रहा है, उसके बाद में 55 या 60 तक रहा है द्वितीय सेक्टर और उसके बाद में इंक्रीज हुआ है वो थर्ड सेक्टर है। लेकिन 2013-14 के जो आंकड़े थे उसके अंदर तृतीय जो सेक्टर था, थर्ड सेक्टर जो है हमारा, वो सबसे ज्यादा उभरा था। इसके बाद में 1977 और 1978 की यदि हम बात करें तो 1977 के अंदर जो फर्स्ट सेक्टर है हमारा, उसमें काफी वृद्धि हुई थी। लेकिन 2017-18 यानी 2017-18 के दौरान थर्ड सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा जो है उत्पादन यानी वो सेवाओं का उत्पादन हुआ है। और प्राथमिक क्षेत्रों से रोजगार ऐसा एक क्षेत्र जो है लगातार जो है स्थानांतरण होता रहता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के दौरान, और विभिन्न प्रकार की रोजगार के लिए जो है पर्याप्त अवसर जो है वो प्रदान करता है। अब जो इस क्षेत्रों की यदि हमने यहाँ पे हमने तुलना की है तो उसके अंदर जो सेवा क्षेत्र के उत्पादन में इसकी अपेक्षा जो है 2017-18 के अंदर 14% की जो है वृद्धि, यानी इसके दौरान सबसे ज्यादा जो थर्ड सेक्टर के अंदर देखने को मिली है। देश में आधे से अधिक जो श्रमिक है वो प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से कृषि कामों के अंदर लगे हुए हैं। इसके जिसमें जो कृषि जो क्षेत्र है यानी जो हमारा फर्स्ट सेक्टर है, कृषि जो क्षेत्र है, उसके अंदर सकल घरेलू उत्पादन का जो है मुख्य तौर से 1/6 भाग जो है वो वस्तुओं का उत्पादन होता है। द्वितीय और तृतीय क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद के निर्माण में दूसरा जो है हिस्सा रहा है। अब कृषि में जो क्षेत्र है यानी जो फर्स्ट हमारा सेक्टर है, उसमें आवश्यकता से अधिक जो है वो लोग लगे हुए हैं, और जहां पे आवश्यकता से अधिक लोग जो लगे होते हैं तो वहां पे मुख्य तौर से क्या देखी जाती है? अल्प बेरोजगारी जो है मुख्य रूप से देखी जाती है। अल्प बेरोजगारी, सबसे पहले हम बात करेंगे भी बेरोजगारी क्या होती है। तो बेरोजगार लोग कौन कहे जाते हैं? यानी कोई भी जो मजदूर होता है या कोई भी व्यक्ति होता है वो प्रचलित मजदूरी जो दर होती है उस पर काम करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वास्तविकता में उसको काम नहीं मिलता, तो वो लोग वो क्या कहलाती है? हमारे लिए बेरोजगारी होती है। अल्प बेरोजगारी का मतलब क्या होती है? थोड़ी बेरोजगारी यानी कुछ समय के लिए बेरोजगारी। इसमें जो फर्स्ट सेक्टर जो है हमारा, उसके अंदर मुख्य रूप से अल्प बेरोजगारी जो है वो पाई जाती है। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे किसान हैं जिसके पास 2 हेक्टेयर या इससे जो है कम भूमि है और वो अपने छोटे से भूमिखंड पर अपना उत्पादन जो है बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या है, घर के जो श्रमिक जो होते हैं यानी घर के जो सदस्य है वो अपना काम चला लेते हैं, या फिर उसके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसमें श्रम के तौर पर वो जो है घरेलू सदस्य यानी उस परिवार के सदस्य ही इस खेत के अंदर काम करके और उत्पादन करते हैं।
अब जिस क्षेत्र में, अब इसमें श्रम में क्या है, दूसरे किसी भी क्षेत्र से श्रम का की जो आवश्यकता है उनको नहीं पड़ी, इसलिए जो श्रमिक कृषि पर आश्रित होते हैं उसके लिए क्या होती है, वो मुख्य रूप से अलग बेरोजगारी उनमें पाई जाती है। तो इस प्रकार अलग बेरोजगारी को जो है वो क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है, छिपी बेरोजगारी भी कहा जाता है। मुख्य रूप से यहाँ पे जो ग्रामीण जो क्षेत्र होता है उसमें दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। एक तो होती है मौसमी बेरोजगारी और दूसरी होती है प्रचलन बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, वर्ष के कुछ 3 या 4 महीने जो है किसी भी व्यक्ति को या फिर जो श्रमिक होते हैं उसको काम मिलता है। इसकी अपेक्षा जो प्रचलन बेरोजगारी होती है, जैसे हमने यहाँ पे 2 हेक्टेयर भूमि की बात करी, तो इस पे काम आवश्यकता के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता है और यहाँ पे 8 व्यक्ति लगे हैं। तो जो 3 व्यक्ति अतिरिक्त लगे हैं इसके अंदर, तो ये 3 व्यक्ति अतिरिक्त जो व्यक्ति है वो क्या कहलाते हैं, प्रचलन बेरोजगारी इनमें देखी गई है। तो इस प्रकार बहुत से ऐसे किसान हैं जो छोटे छोटे जिनके पास भूमि के टुकड़े हैं, जो अपना उत्पादन है अपने परिवार के श्रमिकों के माध्यम से ही कर लेते हैं, उन्हें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए अल्प जो बेरोजगारी होती है वो दूसरे क्षेत्रों में भी जो है मुख्य रूप से देखने को मिलती है। जैसे शहरी जो क्षेत्र है वहां पे प्लम्बर का काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति होते हैं, छोटे जो दुकानदार होते हैं, उनमें या लघु स्तर पर जो उद्योग लगाते हैं उनमें भी बेरोजगारी जो है वो देखने को मिलती है। तो इस प्रकार जो क्षेत्र होता है उसमें बेरोजगारी है वो किस प्रकार जो है निर्भर रहती है। इसके बाद में हम जो है कोई भी व्यक्ति है वो अपनी इस बेरोजगारी की दशा को खत्म करने के लिए या अतिरिक्त आय के लिए क्या करता है, तो कुछ जो लोग होते हैं जो जहां पे, जैसे हम फर्स्ट सेक्टर की हमने बात की, जो कृषि क्षेत्र है उसके दौरान उसमें अलग बेरोजगारी जो है मुख्य रूप से देखी गई थी। अब इसलिए कुछ ऐसे इसमें अतिरिक्त आय का निर्माण करने के लिए, यानी अतिरिक्त आय का निर्माण करने के लिए या अतिरिक्त आय कमाने के लिए वो जो है किसी और की भूमि को या तो ठेके पर लेते हैं या फिर किसी उस घर के सदस्य, जैसे किसी परिवार में 5 सदस्य है और उसके 3 सदस्यों को अपने घर में के काम में लगे हुए हैं, 2 अतिरिक्त जो सदस्य है वो क्या करेंगे, किसी दूसरे के खेत के अंदर काम करेंगे या किसी अन्य क्षेत्र के अंदर जाकर वो अपना काम करते हैं। तो इनसे जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है वो इस परिवार की आय को क्या करता है, इंक्रीज करता है, उसकी आय को बढ़ाता है। इसलिए जो छोटे किसान जो होते हैं या फिर जो अतिरिक्त आय का निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादनों या कई प्रकार के रोजगार के कार्यों में इनको लगाया जाता है। तो इस प्रकार जो तीनों जो क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, यानी आश्रित होते हैं। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को जोड़ने का जो काम है वो तृतीय क्षेत्र करता है और तृतीय जो क्षेत्र है उसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो है वो निर्माण होता है। अब जो छोटे किसान होते हैं जिसमें इसके अंदर जो एक लक्ष्मी की जो है कहानी दी गई है, जिसके पास जो है 2 हेक्टेयर भूमि है और वो अपनी आजीविका का अतिरिक्त आय को प्राप्त करने के लिए उस भूमि पर जो है अतिरिक्त जो उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करती है, वो किसी साहूकार से क्या है ऋण लेती है। यदि यही जो ऋण है वो क्या है संगठित क्षेत्र से लिया जाता, तो जो साहूकार होते हैं वो क्या होते हैं, असंगठित क्षेत्रों में आते हैं, जिसकी ब्याज की जो दर होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। जो संगठित क्षेत्र होते हैं जिसमें बैंक है, बैंक हमारे क्या है संगठित क्षेत्रों में आते हैं, जिसमें जो भूमि में अनाज का उत्पादन जो होता है या उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो, जैसे सिंचाई के लिए
उसको ऋण की आवश्यकता जो होती है या फिर जो पूंजी की आवश्यकता होती है, तो यदि वो बैंक से प्राप्त करती है तो कम जो ब्याज दर पर उसे अधिक जो है लाभ प्राप्त होता है। वहीं पर यदि वो असंगठित क्षेत्रों से ब्याज प्राप्त करती है यानी ऋण उपलब्ध करवाता है उसको, तो असंगठित जो क्षेत्र होता है उसकी ब्याज की जो दर होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए वो उसकी अतिरिक्त आय का कुछ हिस्सा जो है असंगठित क्षेत्रों के ब्याज या ऋण चुकाने के अंदर चला जाता है, तो उसको अतिरिक्त आय का जो है लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। तो इस प्रकार बहुत से ऐसे किसान होते हैं जो निर्धन होते हैं और वो संगठित क्षेत्रों से जो है ऋण उपलब्ध नहीं करवा पाते। तो इस प्रकार कुछ जो किसान है वो असंगठित क्षेत्रों से अपना ऋण उपलब्ध करवाते हैं। इसके लिए इसके साथ साथ जो इस समस्या का समाधान करने के लिए बहुत से ऐसे हैं क्षेत्र है जहां पे अर्ध जो है ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, कस्बे जो होते हैं, उन क्षेत्रों में जो है छोटे छोटे उद्योग है, जो लघु उद्योग है वो स्थापित किए जाते हैं। जिस उद्योगों की जहां पे स्थापना होगी वहां पे कई प्रकार के श्रमिकों को उनको रोजगार प्राप्त भी होगा। और इसके साथ साथ जैसे कोई भी किसान है, कुछ ऐसी फसलें होती है जिसमें शीत गृह का निर्माण किया जाता है सरकार के द्वारा जो है, उनके लिए शीत गृह यानी जो कोल्ड स्टोर होते हैं, कोल्ड स्टोर होते हैं यानी कुछ समय के लिए, जैसे आलू की फसल है या फिर प्याज की जो फसल है, ऐसी कुछ फसलें जो उत्पादित की जाती है, लेकिन जब इसका उत्पादन किया जाता है, इसको निकाला जाता है, उस समय उनकी जो कीमत होती है वो बाजार में कम होती है। यदि इसी को वो क्या है शीत गृह में यानी जो कोल्ड स्टोर में रखते हैं और कुछ दिनों के बाद में ऑफ सीजन में जब बाजार के अंदर लेके आते हैं तो उनसे क्या है अच्छी कीमतें भी वो प्राप्त कर सकते हैं। तो जहां किसान कुछ ऐसे किसान हैं जैसे मछली पालन करते हैं, डेयरी का काम करते हैं, इसके साथ साथ शहद उत्पादन भी उसकी अतिरिक्त आय के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। वनों से क्या है लकड़ी प्राप्त करने के साथ साथ शहद भी प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार बहुत सी ऐसी फसलें जैसे टमाटर है, गेहूं के साथ साथ फल आदि फूलों की जो फसलें हैं उसमें भी अतिरिक्त आय का निर्माण किया जा सकता है। तो कुछ प्रत्येक जो राज्य है कि हम यदि बात करें तो सरकार विभिन्न प्रकार की जो है योजनाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए या कृषि क्षेत्र में या तीनों जो क्षेत्र है उसके अंदर उसकी आय को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण करते हैं। उन योजनाओं की जो चर्चा है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।